नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका न्यूज JMK में। रविवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पटौदी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। गांव नकड़ोला में नवनिर्वाचित हुई IAS निशा यादव के घर भी वो पहुंचे तथा उन्हें बुके और मेमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं आज इस सरकार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछली बार भी हमने 5 साल इस सरकार से लड़ाई लड़ी क्योंकि इस सरकार में बहुत अन्याय हुआ है। किसान के साथ अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं लगातार, कर्मचारी के साथ अन्याय, नौजवान के साथ अन्याय। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है, पूरे देश में। हर वर्ग के साथ अन्याय, गरीब आदमी के साथ अन्याय। सबसे महंगाई और बेरोजगारी की मार अगर किसी पे पड़ी है तो वो छत्तीसगढ़ गरीब आदमी पे पड़ी। आज हरियाणा को पटरी से उतारने का काम कर दिया। विकास की जो प्रदेश विकास के मामले में देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। तो इस खट्टर सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो ही नहीं सकती थी, असंभव था, उसको संभव करके दिखाया। विकास की गाड़ी रुक ही नहीं सकती थी। हमारी जब हमारी सरकार थी, प्रदेश में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। 4 साल में 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि मेट्रो दिल्ली से बाहर जाएगी। 10 से 14 तक 4 साल में 4 शहर मेट्रो से जुड़े। और इस सरकार में 7 साल में 4 शहर छोड़ो 4 खंड के मेट्रो के मंजूर नहीं हुए। विकास को रोकना संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा विकास तो हो ही जाता है, कितना ही कैसी कोई निकम्मी सरकार आए, लेकिन वो असंभव को संभव करने वाला कोई अगर मुख्यमंत्री और कोई सरकार है तो एक खट्टर सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनसे जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आप पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़ी थी, लोगों ने तो मन बना लिया था, 75 पार का नारा था, 85 पार टीवी में दिखा रहे थे, ABP खबर के अंदर कितने दिखा रहे थे, 85 पार, 86 सीट दिखाई थी बीजेपी की। 75 से कम तो आएंगे नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गिनती शुरू हुई, एक के बाद एक मशीनों की गिनती शुरू हुई, तो 12, 1 और 2 बजे जब आपने टीवी देखा तो 2 बजे 38 सीटों पे कांग्रेस और 34 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही थी कि नहीं चल रही थी कांग्रेस। एक बार तो मन में आया था कि हो गया काम, हो गया, ये बात आई थी कि नहीं आई थी। मगर उसके बाद वो कौन लोग थे जब ये सरकार बराबर की कुश्ती छूटी और किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, 75 पार के नारे को लोगों ने तोड़ने का काम किया, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने दोबारा जाके खट्टर साहब को सिंहासन पर पहुंचाने का काम किया? आज मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनका तो काम अपने आप हो गया, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते, वो उनका कहने की जरूरत। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सांसद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले भाजपा सरकार पर किए। प्रदेश की सरकार की कार्यशैली आपने देख ली। ये 7.5 साल हो गए देश की सरकार, 7.25 साल देश की सरकार को, 7.25 साल प्रदेश की सरकार। ये जो 7-8 साल का टाइम होता है, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन इस 7-8 साल के बाद आज प्रदेश की क्या स्थिति है? प्रदेश पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। अर्थव्यवस्था फेल हो गई। आज हरियाणा पे जब जितना 2014 में जब सरकार आई थी उसकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा कर्जा है सरकार ने लिया, लेकिन कोई नया काम इनने कराया नहीं, ना इनमें निवेश हुआ। जो प्रदेश 2014 से पहले निवेश दर में और विकास दर में नंबर 1 था, जो बेरोजगारी दर में और अपराध दर में देश में नंबर 1 आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, भारत सरकार, रिकॉर्ड की बात है। तो बेरोजगारी और अपराध में दर में नंबर 1 कोई प्रदेश हो जाए तो ये प्रदेश सरकार, और जैसे हमने कहा विकास की कार्रवाई ठप। और इसमें मैं साथ के साथ ये भी सरकार पे कि भाई वैसे तो पूरे हरियाणा के विकास की कार्रवाई ठप, मगर जो NCR का जो क्षेत्र है इसकी पूरे NCR के क्षेत्र का हुलिया बिगाड़ दिया सरकार ने। यहाँ जो है बड़े भेदभाव का शिकार है पूरा NCR का क्षेत्र। जो NCR के क्षेत्र में एक योजनाबद्ध तरीके से विकास को आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं मेट्रो बननी चाहिए थी, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने चाहिए थे, कहीं प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए थी NCR के क्षेत्र के अंदर। आज पूरे NCR के क्षेत्र के साथ, हरियाणा के साथ साथ इस NCR के क्षेत्र का भी बहुत नुकसान हो गया। 7-8 साल में कुछ नहीं हुआ है पूरे NCR क्षेत्र में। तो ये हमारे
जो है आज सामने सारी बातें हैं। किसान की बात है, आपको पता है कि अभी जो है किसान का इशू चल रहा है। गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, तो इन बातों को लेकर हम लोग के बीच में जा रहे हैं और लोग, हरियाणा के लोग, मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बदलाव की तरफ अपना रुख बना रहे हैं। बाकी आप कोई ये बात हो, किसान आंदोलन के नाम पे जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उचित है अनुचित? हिंसा तुगलकी फरमान आया कि उस रामलीला ग्राउंड में किसान धरना नहीं दे सकता और कोई भी दे। वो रामलीला ग्राउंड देश के देशवासियों का था, वो किसी देश की सरकार का नहीं था आज तक 70 साल। और जब ये फरमान आया तो दूसरा फरमान यह है कि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो जब ये आके और बैरिकेड बनने का काम हुआ सड़कों पे ही, तो कि भाई देश की राजधानी में आया कि भाई ये एक आदेश कि भाई मीडिया ज़्यादा है तो इसीलिए हम अंदर नहीं घुसने देंगे। तो क्या 70 साल से जो पुरानी जो सरकारें थी उनमें भी तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और हुए थे, तो क्या ये संवैधानिक अधिकार नहीं था? क्या मौलिक अधिकार नहीं था? क्या देश की मीडिया को इन अधिकारों के लिए बोलना नहीं चाहिए था? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। क्या रामलीला ग्राउंड आने वाले समय में देश की सरकार के नाम उसका कोई हो जाएगा? ये तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदार इसके लिए कोई है पूर्णतः जिम्मेदार। 3 कृषि कानून में कौन से प्रावधान को रखा है? ये मैंने डिटेल में सारी बात डिटेल में संसद में रखी है, 3 अच्छे से रखी है, वो उसका मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये कुल मिला के जो कानूनों की भावना है वो सरकारी खरीद से सरकार पीछे हटना चाहती है। और ये मैं आज एक मेन बात और आपको बताऊं, बाजरे की बात है, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा के अंदर ज़्यादा है। ये उदाहरण है इस बात का। इन्होंने एक संसद में जाके खड़े सड़क संसद में कहा कि एमएसपी थी है और रहेगी। क्या एमएसपी की बाजरा पे खरीद कर रही है सरकार? यही तो हमारे ये जो किसान की लड़ाई है। तो इन्होंने जो बाजरा से खरीदने पीछे हटी, धान में 3 तारीख दी, अब जाके आंदोलन के बाद धान की खरीद शुरुआत करी, फिर भी उसमें कंडीशन लगा दी कि 1 एकड़ में पिछले साल 33 क्विंटल खरीदते थे, अब 1 एकड़ में 25 क्विंटल खरीदेंगे धान। तो चाहे धान हो चाहे बाजरा हो, हर सरकारी खरीद से सरकार पीछे हट रही है। यही आंदोलन है, ये किसान आंदोलन कोई आंदोलन नहीं कि सरकारी खरीद सरकार पीछे हटे और बड़े औद्योगिक घराने प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे खरीद प्रणाली छोड़ दी जाए और किसान के भविष्य को बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में सौंप के और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे। आज भी कई प्रदेशों में सरकारी खरीद नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। कई प्रदेशों में प्राइवेट खरीद है, उसका उदाहरण बिहार में प्राइवेट खरीद है, सरकारी खरीद की मंडियां नहीं है वहाँ। मगर बिहार में जो प्राइवेट खरीद है वहाँ पे धान 800 और 900 रुपये में, वही धान हरियाणा की मंडियों में जो है 1900 और 2000 में। और यही तो धान घोटाला हुआ कि वहाँ से खरीद के यहाँ पे लाए। तो ये बात है, इस बात को मैंने डिटेल में बताया है। तो मगर आप, क्योंकि आपको बड़े रुचि रहती है, आप बड़े डिटेल में इंटरव्यू करते हैं। इलाहाबाद चुनाव में मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। हरियाणा के दौरे पे आए हो आप, और बाजरा दक्षिण हरियाणा नहीं हो रहा है, लेकिन जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए विपक्ष क्या वो अपनी भूमिका अदा करेगा किसानों के लिए? क्योंकि नुकसान तो किसानों का हो रहा है। हम ये जो आंदोलन है, देखो पूरा जो आंदोलन है, पहली बात जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का ये, और हम इस आंदोलन में जब ये आज शुरू में एक बात ये आई थी कि एक एक करके सरकार सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, चाहे वो कोई भी फसल हो। और इसीलिए ये बाजरा का जो उदाहरण है ताज़ा, ये उस बात को इनके नियत को उजागर करता है। जो जिस बात की शंका थी आज वो साबित होती है कि ये कहीं ना कहीं किसानों की सारी शंकाएं जायज़ थी। और इसीलिए हम जो है बाजरा जहाँ जहाँ भी, जिन जिलों में, कल दादरी में भी एक मीटिंग हुई, तो जहाँ जहाँ जिन जिलों में भी ये बाजरे की जो बात आ रही है, हम पूरी तरीके एक जगह जाएंगे, किसान के साथ खड़े होंगे। जहाँ मंडियों में जाने पड़ेगी मंडियों में भी जाएंगे, पूरी तरीके से किसान की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी सरकार है। कुछ किसानों से मेरी बात हुई तो वो कहते जी हमने तो खेत बटाई पे ले रखे थे, हमारे नाम थे नहीं, तो अब अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो हमें तो मिलने नहीं 600 रुपये जो ये बोल रहे हैं। हाँ, और वो 600 भी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य कह रहे हैं ना, ये तो एमएसपी कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी। ये भाजपा का जवाब था मेरे को संसद के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये पहले तो बताएं कि क्या वो गलत बोल रहे थे, और क्या जो मैंने जो बोल रहा था वही बात सही थी कि भाई थी है और रहेगी, लेकिन क्या मिलेगी, अनाउंस तो होगी बाजरा की एमएसपी।
क्या वो जो अनाउंस हुई एमएसपी वो मिल रही है दक्षिण हरियाणा किसान को? अगर वो मिल रही है तो बीजेपी की बात सच है। नहीं मिल रही। वाताकुनु एसी दफ्तर में बैठ के दिल्ली में और एसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मंत्री अगर कहेंगे कि एमएसपी मिल रही है, उस बात से हम नहीं मानेंगे। हम जो किसान जो बाजरे की ढेरी के पास मंडी में खड़ा होकर कहेगा मेरे को एमएसपी मिल रही है, हम उस बात पे मानेंगे। तो क्या, तो आप खुद देखें। तो आज इनका जो एक दावा था, आमदनी दुगने के दावा की हवा निकली, इनके स्वामीनाथन कमीशन के दावे की हवा निकली, और अब इनके एमएसपी थी, है और रहेगी, इस दावे की भी हवा निकली। आप पहुंचे, आपने सबने मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज गांव में पहुंच के बड़ा अच्छा लगा। आप सबके मान सम्मान के लिए धन्यवाद। और जैसे कि अभी हमारे सारे साथी कह रहे थे, मैं भी उस भावना में शामिल होता हूं। जो ये मान सम्मान की पगड़ी आपने बांधी है, ये इस पगड़ी पे कभी कोई आज नहीं आने देंगे। आपके लिए दिन रात लग के आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब जानते हैं, हमारे भाई राहुल राव जी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय, बहुत ही जो है हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। राहुल राव जी जो है उनका नाम नहीं ले पाए थे, तो बहुत से साथी का नाम नहीं भी ले आते हैं। आप जानते हैं कि जो हरियाणा के अंदर आपने सरकार देख ली। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।